भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के टाइम पे भी कम नहीं था। ये देखिए, कांग्रेस के टाइम में मैं ये नहीं कहता कि गाय बगाए कोई हो जाता था, मान लो, लेकिन आज के दिन जो है बहुत बुरे हालात है। किस प्रकार का बोझ आने वाली सरकार पर बढ़ेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो स्टेट के जो ऊपर लाइबिलिटी पड़ी है, कर्जा पड़ा है, वो तो स्टेट को ही चुकाना है और स्टेट ही मैनेज करके उसको प्रबंध करेगी। सरकार चाहे बदल जाए लेकिन स्टेट तो वही रहेगी और स्टेट का खजाना भी रहेगा। तो उस टाइम जो है इस पर विचार करके विधानसभा में भी और कोई कमेटी बनेगी, उसको देखेगी, सारे सिस्टम को देखकर कि किस तरीके से इस कर्जे को मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से संपदा क्रिएट करके और प्रदेश के अंदर रेवेन्यू बढ़ाकर, रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाकर उनसे जो है, जो पिछले दिनों कांड हुए हैं, कभी जीरी का कांड हुआ, कभी एफसीआई के अंदर कांड हुआ, कभी और चीज़ों का कांड हुआ, हर एक चीज़ का, नौकरियों के अंदर बुरा हालात हो रहे हैं। जैसे देखें आप कि इनके जो सेक्रेटरी थे पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके पास दफ्तर में 2 करोड़ से फालतू रकम आ गई, वो बिना भ्रष्टाचार के थोड़ी आई है करके। इस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने जड़ तक पहुंचा दिया, तो उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करके और स्टेट को पटरी पर लाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हरियाणा के हिसार जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह जी मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय आपके पास था, आज वित्त मंत्रालय की क्या हालत देखते हैं जब सुनने में मिलता है कि हरियाणा पर सबसे ज़्यादा कर्जा चढ़ गया? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के टाइम में जो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में विकास के नंबर 1 था और निवेश के नंबर 1 था और शिक्षा और दूसरी चीज़ों में नंबर 1 था, रोज़गार में नंबर 1 था। आज हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था उस टाइम बहुत अच्छी थी और लगभग, मुझे जवानी अभी पूरा याद नहीं, लेकिन लगभग 70,000 करोड़ का उस टाइम कर्जा था। और अब 9 साल के अंदर हालात इतने बिगड़ गए हैं, हरियाणा प्रदेश को जो है किस्म का ऋण का जो है ना तालाब बना दिया। यहाँ क्या है कि कब्जे के अंदर हरियाणा प्रदेश डूब चुका है, इतना ज़बरदस्त कब्जा लिया है, लेकिन काम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कर्जा लेते हैं, लेकिन उसके लिए संपदा क्रिएट करते हैं और संपदा क्रिएट करेंगे आप, उससे रेवेन्यू भी आएगा, रेवेन्यू आएगा तो आपको कर्जे का चुकाना भी हो जाता है। इस तरह की कोई ऐसा सिस्टम प्रदेश की सरकार ने नहीं बनाया है। लगभग आज के दिन जो है 4 लाख करोड़ से ऊपर जो है कर्जा हो चुका है, जो खुद हुड्डा साहब ने आरबीआई के आंकड़े देकर पिछले सेशन के अंदर सरकार के सामने ये रखे थे और सरकार को ये कहा था कि आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, जैसे 3 लाख करोड़ का आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो 4 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। तो आज हालात वित्तीय स्थिति जो प्रदेश की बहुत बुरी है, वित्तीय प्रबंधन भी कोई अच्छा नहीं है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास जो महकमा होता है कई बार वो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रायोरिटीज़ और बहुत होती है, सारी स्टेट को देखना होता है। तो इतने वो बिजी हो गए, तो फिर अधिकारी जो है उसका प्रबंध करते हैं। अधिकारियों को अगर आप जुम्मे सौंप देंगे तो पॉपुलर गवर्नमेंट का जो फंडा है वो तो एक किस्म का ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए हालात बहुत ख़राब है, इसलिए कोई नया विकास का काम नहीं हो रहा। अब जैसे किसान हैं, बार बार धरना दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? अपनी फसलों का मुआवजा का ही दे रहे हैं ना, सिर्फ वो नहीं मिल रहा। ना सरकार मुआवजा दे रही है, ना जो कंपनियों ने बीमा का रखा था वो कंपनियां दे रही है। यहाँ किसान जैसे बैठे हैं धरने के ऊपर, इन लोगों ने जब धरना शुरू किया था तब यहाँ के प्रशासन ने बुला के उनको कहा था कि 1 हफ्ता आप ना दो धरना, आपकी समस्या हल हो जाएगी। एक हफ्ते की पता नहीं कितनी बार उन्होंने मीटिंग बुला ली, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दी है, तो निजी कंपनियों के हाथों में आप सौंप देंगे तो स्वाभाविक प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब अगली सरकार आती है, इस प्रकार के हालात होते हैं, तो किस प्रकार का बोझ आने वाली सरकार पर बढ़ेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो स्टेट के जो ऊपर लाइबिलिटी पड़ी है, कर्जा पड़ा है, वो तो स्टेट को ही चुकाना है और स्टेट ही मैनेज करके उसको प्रबंध करेगी। सरकार चाहे बदल जाए
लेकिन स्टेट तो वही रहेगी और स्टेट का खजाना भी रहेगा। तो उस टाइम जो है इस पर विचार करके विधानसभा में भी और कोई कमेटी बनेगी, उसको देखेगी, सारे सिस्टम को देखकर कि किस तरीके से इस कर्जे को मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से संपदा क्रिएट करके और प्रदेश के अंदर रेवेन्यू बढ़ाकर, रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाकर उनसे जो है, जो पिछले दिनों कांड हुए हैं, कभी जीरी का कांड हुआ, कभी FCI के अंदर कांड हुआ, कभी और चीज़ों का कांड हुआ, हर एक चीज़ का, नौकरियों के अंदर बुरा हालात हो रहे हैं। जैसे देखें आप कि इनके जो सेक्रेटरी थे पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके पास दफ्तर में 2 करोड़ से फालतू रकम आ गई, वो बिना भ्रष्टाचार के थोड़ी आई है करके। इस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने जड़ तक पहुंचा दिया। तो उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करके और स्टेट को पटरी पर लाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के टाइम पे भी कम नहीं था। ये देखिए, कांग्रेस के टाइम में मैं ये नहीं कहता कि गाय बगाए कोई हो जाता था, मान लो, लेकिन आज के दिन जो है बहुत बुरे हालात हैं। उस टाइम काफ़ी कंट्रोल किया गया था भ्रष्टाचार को। आज तो देखिए कि हर जगह हालात ये हो रहे हैं कि दफ्तरों में आदमी नहीं रहे इनके पास काम करने के लिए। यही कारण है कि परसों जो है रजिस्ट्रियाँ दफ्तर रात को 10 बजे तक खुला रहा है, नए मुलाजिम इनके पास 2 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, 4,70,000 के करीबन सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से 2 लाख से ऊपर खाली पड़ी है। एक पटवारी के पास 8 गांव है, एक पंचायत सेक्रेटरी के पास 6-7 गांव है, कैसे काम करेगा? कई जगह तहसीलदार नहीं है, कई जगह BDO नहीं है, कई जगह पंच नहीं है। इसी तरह स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पुलिस के अंदर थानों में पुलिस की संख्या, आज पुलिस की भी कम से कम 30-40 हज़ार वैकेंसियाँ पड़ी है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे। हर भर्ती के अंदर कोई न कोई बहाना बनाकर कोर्ट का स्टे दिलवा देते हैं और बात खत्म होगी, लोगों को राज़ी करते हैं। हर एक के अंदर जो है पेपर लीक हुए हैं और लीक होने के बाद वो कैंसिल हुए हैं और कैंसिल होने से नौजवान निराशा में आया है। सर, आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अभी हाल ही में सुनी होगी। इसको लेकर एक वित्त मंत्रालय पर कितना बोझ कम होगा और क्या सिर्फ वित्त मंत्रालय ही इफेक्ट होगा या बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो इफेक्ट होगी? नहीं, देखिए, इसमें एज ए होल स्टेट के ऊपर, नॉट नेशन के ऊपर पड़ता है। जब चुनाव होते हैं तो पहले जो 1952 में चुनाव किए गए थे, तो ये लेकर तकरीबन 68 तक तो है 7 होते रहे चुनाव, क्योंकि उस टाइम देश आज़ाद हुआ था और देश का संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए 5 वर्ष की टर्म असेंबली की होती थी, 5 वर्ष की पार्लियामेंट की होती थी। लेकिन बाद में जो है कई स्टेटों के अंदर असेंबलियों में सरकार गिरी, कोई 2 साल बाद गिर गई, कोई 3 साल बाद गिर गई, कोई 4 साल बाद गिर गई। तो स्वाभाविक है, चुनाव होने अलग अलग शुरू हो गए फिर। इसलिए आप फेडरल जो सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसके अंदर एक नेशन और एक चुनाव वाले संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्थिति है सभी स्टेटों की। कल को क्या गारंटी है कि कोई मुख्यमंत्री भी जो अपना सरकार का दोबारा मैंडेट लेने के लिए तैयार हो जाए या उसकी सरकार गिर जाए, विरोधी पक्ष जो है मजबूत हो जाए, तो वो चुनाव जरूरी थोड़ा ही 2 साल तक वेट करेंगे हम उसकी। मान लो 3 साल में कोई सरकार गिर गई, जैसे इन्होंने किया है ना बीजेपी वालों ने, कांग्रेस सरकार गिराकर जो है अपने चीफ मिनिस्टर बना लिए। तो इस तरह का जो चीज़ें बनेगी तो स्वाभाविक है उसके अंदर एक नेशन एक चुनाव वाली बात हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने करीबन 28-29 जो है MP खरीद कर, MLA खरीद कर अपनी सरकार बना ली थी, कांग्रेस के पार सरकार को तोड़ दिया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो 29 जगह चुनाव फिर हुए, क्यों हुए फिर ये? इस तरह से ये संभव नहीं है। फेडरल सिस्टम हमारा मतलब यहाँ अनेकता में एकता है।